दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति यानी लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह है। तो जर्मन और अंग्रेजी जो उदारवाद है उसका संश्लेषण करने वाले विचारक हैं बोसांकेत, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जर्मन एवं अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जो है बोसांकेत ने किया था। उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय यानी लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतकार नहीं है। तो वास्तविकतावाद की बात कर रहा है, तो वास्तविकता से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मन एंजल इससे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। आप देख सकते हैं राजनीतिक वास्तविकतावाद यानी यथार्थवाद के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में शामिल हैं केनेथ वॉल्च हो गए, मार्गेनथाउ हो गए और जोसेफ गेक्रो। ये यथार्थवादी विचारक हैं। नॉर्मन एंजल जो है आदर्शवादी विचारक हैं। इनका संबंध यथार्थवाद से वास्तविकतावाद से नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है। तो कौन सा परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है, मैकियावेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं परिणाम निरपेक्ष विचार के समर्थक जो हैं जॉन लॉक हैं, जॉन रॉल्स हैं और आइजा बर्लिन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्याय की बात करते हैं। और जॉन लॉक राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत तथा सीमित सरकार की अवधारणा से भी संबंधित हैं और जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत से संबंधित हैं। आइजा बर्लिन जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंद स्वराज निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा 1908 में लिखी गई थी। तो इनके द्वारा जो समर्थन किया गया है बिस्मार्क का जर्मनी, ठीक है, बिस्मार्क के जर्मनी की का इन्होंने समर्थन किया है। आप देख सकते हैं हिंद स्वराज जो है बिस्मार्क यानी बिस्मार्क के जर्मनी का समर्थन करता है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी द्वारा 1909 में की गई थी। यहाँ पे 1909 दिया गया है, ठीक है। हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी ने 1908 में की थी। और गांधी जी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों की बात करें जैसे मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा, ये बुक लिखी गई थी। अगला है हमारा, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो सीमित प्रभुसत्ता जो है इंपॉर्टेंट है। सीमित प्रभुसत्ता की बात जो है किसके द्वारा की थी, ब्रेजनेव के द्वारा की थी। सीमित सरकार की बात जॉन लॉक करते हैं। सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो दिया था ब्रेजनेव ने दिया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रेजनेव ने किया। इसका आशय है कि संप्रभु के सीमित अधिकारों से है, अर्थात वह संप्रभु शासन का संचालन मनमाने तरीके से नहीं अपितु कुछ नियमों कानूनों के अनुरूप शासन संचालित करेगा। ये उनका ब्रेजनेव का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अभिकथन है कि सर्जित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्त नहीं है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और तर्क कह रहा है क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता यूएन प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की जो पवित्रता है वो यूएन के प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है, इसीलिए सर्जित वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्त नहीं है। दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी इनका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर्जित वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्त नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता यूएन प्रतिबंध से समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, ठीक है। कथन और कारण स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। द स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया था, यानी इसका पहला सही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है एमिली जो है रूसो के द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है। एमिली जो है रूसो के द्वारा ही लिखी गई थी, ये भी जो है सही हो जाएगा। और ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी किसके द्वारा लिखी गई थी, बेंथम के द्वारा। और आर्ट ऑफ वार जो है ये मैकियावेली की फेमस बुक है। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट प्लेटो हो जाएगा, आर्ट ऑफ वार मैकियावेली हो जाएगा, एमिली रूसो, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है बेंथम के द्वारा लिखी गई है।
आप उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी लोग लाइक कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए कूट के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों को उनके क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, फिर ठीक है मैनेज करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। एन से कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है, सबसे पहले जो .cv लिखी गई थी, .cv लिखी गई थी, उसके बाद जो है एम से कंसर्निंग टॉलरेशन लिखी गई थी, और उसके बाद कन्फेशन से लिखी गई थी, और अंत में पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात की जाती है। आप इसे देख सकते हैं, इस क्रम में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित विचारधाराओं यानी अभिगर्मों की सही कालानुक्रम की पहचान करें। तो इसे भी मैनेज करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले दार्शनिक विचारधारा आई थी, ठीक है, उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा आई थी, और उसके बाद व्यवहारिक विचारधारा आई थी, और अंत में नव संस्थानिक विचारधारा का उपयोग हुआ था। विचारधारा का सही जो क्रम है इस प्रकार है। दार्शनिक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा जो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है, उसके बाद व्यवहारिक यानी बिहेवियरलिज्म आता है, व्यवहारिक विचारधारा आती है डेविड स्टर्न के माध्यम से, और अंत में नव सांस्थानिक विचारधारा का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कूट से निम्नांकित का सही क्रम बताइए, फिर क्रम में लगाने की बात कर रहा है। 10th क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले जो है ए.बी. डायसी आ जाएंगे, ठीक है, ए.बी. डायसी जो संघ से संबंधित हैं, यानी संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख हैं, और उसके बाद जेम्स ब्राइस आ जाएंगे, और उसके बाद आर्थर एफ वेंटले आ जाएंगे, जिन्होंने ए फ्रेगमेंट्स ऑफ बुक लिखी थी, अभी इसकी बात की थी हमने, और अंत में एच.डी. लासवेल आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को क्रम में फिर व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे सेकंड जो है सर सैयद अहमद खान, और उसके बाद आ जाएंगे सर सैयद अहमद खान के बाद बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक के बाद जो है अंत में रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे। इसी क्रम में आप उसे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय का जो कार्यकाल है 1772 से 1773 है, और सर सैयद अहमद खान की बात करें 1817 से 1898 है, और बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो 1856 से 1920 हो जाएगा, और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1861 से 1941 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले है कैम्ब्रिज संप्रदाय, ठीक है, तो कैम्ब्रिज संप्रदाय से राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है। कैम्ब्रिज संप्रदाय राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है, और मार्क्सवादी संप्रदाय है वो निर्मित बुर्जुआ आंदोलन से संबंधित है, और साम्राज्यवादी संप्रदाय जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं है उसकी बात करता है, और अंत में जो है राष्ट्रवादी संप्रदाय जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले है अल्फ्रेड कॉबन, ठीक है, अल्फ्रेड कॉबन का मानना था कि विगत एक शताब्दी से हॉब्स और मिल के बाद उनके टक्कर का कोई विचारक या सिद्धांतकार नहीं हुआ है, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है अल्फ्रेड कॉबन की, ठीक है, ये ने हॉब्स को प्रमुखता दी थी कि हॉब्स के बाद कोई ऐसा शासक ही नहीं आया जो उनकी बराबरी कर सके, ये अल्फ्रेड कॉबन ने कहा था। अगला है एस.एम. लिपसेट, ठीक है, एस.एम. लिपसेट जो है प्रत्यक्षवाद से जुड़े हुए हैं, और उनका मानना था कि प्रत्यक्षवाद के उदय होने और विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है, ये लिपसेट का मानना था। और अगला है हमारा दांते जर्मिनो, दांते जर्मिनो नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन प्रतिकूल विशाल सैनिक तंत्र के कारण राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं की गई, यानी ये इसकी बात करते हैं। अगला है हमारा डेविड स्टन, व्यवहारवाद से संबंधित, क्योंकि उपयुक्त समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त हो गई है और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं, सामाजिक सिद्धांत की प्रासंगिकता जो है खत्म हो गई है, ये डेविड स्टन का मानना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। विधि का शासन की बात कौन करते हैं? डाइसी करते हैं। शक्ति पृथक्करण की बात कौन करते हैं? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई है। प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक के द्वारा किया गया है और एकत्ववाद की बात जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। आप इसे एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कोटों से उत्तर चयन कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो मानकीय सिद्धांत का जनक जो है प्लेटो हो जाएंगे, यानी ए का पहला हो जाएगा। और राजनीति विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को पहला हो जाएगा। और प्रत्यक्षवाद का जनक जो है मैकियावेली, यानी प्रत्यक्षवाद का जनक जो है वो अगस्त काम्टे हो जाएंगे। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक जो है मैकियावेली हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एक बार, मानकीय सिद्धांत प्लेटो, राजनीतिक विज्ञान का पिता अरिस्तु, प्रत्यक्षवाद का जनक ऑगस्ट काम्टे और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसे देख लेते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत का संबंध जो है वर्ग संघर्ष से हो जाएगा। और वास्तुवादी सिद्धांत, ठीक है, यानी वास्तविकतावादी सिद्धांत का संबंध हो जाएगा शक्ति से, पावर से। और निर्णयन सिद्धांत का संबंध जो हो जाएगा वातावरण यानी इन्वायरमेंट से। और क्रीडा सिद्धांत जो है सीले जो दिया था, इसका संबंध जो है पे ऑफ यानी प्रतिफल से हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष, वास्तविकतावादी सिद्धांत शक्ति, निर्णयन सिद्धांत वातावरण और क्रीडा सिद्धांत प्रतिफल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है और सही कोटों का चयन कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। नव उदारवाद, तो नव उदारवाद का संबंध किससे हो जाएगा? एडवर्ड सेट से, नव उदारवादी विचारक जो है रॉबर्ट नॉजिक हैं, ठीक है। ए का जो है आपका तीसरा हो जाएगा। नव उदारवाद का संबंध रॉबर्ट नॉजिक से हो जाएगा। और उदारवाद का संबंध जो है जॉन रॉल्स से हो जाएगा, जिन्होंने न्याय की सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और मार्क्सवाद का संबंध जो है रोजा लग्जमबर्ग से हो जाएगा। और अंत में तृतीय विश्व की जो बात करते हैं वो एडवर्ड सेट के द्वारा की गई थी। आप इसे देख सकते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष, वास्तविकतावादी सिद्धांत शक्ति से, निर्णय सिद्धांत वातावरण और क्रीडा सिद्धांत प्रतिफल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, नव उदारवादी, इसी बात करते हैं हम। नव उदारवादी का संबंध रॉबर्ट नॉजिक से हो जाएगा। उदारवादी का संबंध जॉन रॉल्स से हो जाएगा। मार्क्सवादी का संबंध जो है रोजा लग्जमबर्ग से हो जाएगा। और तृतीय विश्व की बात करेंगे तो एडवर्ड सैड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक जो विकास का सूचक नहीं है वो भाईचारा नहीं है, बाकी राजनीतिक विकास का सूचक क्षमता है, समानता है और भेदभाव और विभेदीकरण से संबंधित है। सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं लुसियन पाई, ठीक है, राजनीतिक विकास से संबंधित है। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित इन तीनों लक्षणों को, समानता, क्षमता और विभेदीकरण को माना है। और लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय इसके निर्माणक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभिष्ट रूप है। तो संघवाद का जो आदर्श स्वरूप है वो क्या है? वो सहकारी संघवाद है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संघवाद का जो आदर्श स्वरूप है वो सहकारी संघवाद है। यानी संघात्मक शासन के 4 लक्षण हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, और तीसरा है लिखित और कठोर संविधान की बात की गई है, और चौथा है हमारा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? तो कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता जो सिद्धांत है वो स्विस, ठीक है, स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद यानी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य नहीं करती है, इसीलिए यह कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के 7 सदस्य हैं परंतु कोई कार्यपालिका परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए?
ये कहा था चे गुवारा ने, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चे गुवारा ने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। क्रांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, परिक्रमण, घूर्णन यानी परिभ्रमण। यह केवल राजनीतिक पक्ष से न जुड़कर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और कुछ धार्मिक क्षेत्रों से भी संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। निर्धारणवाद के बारे में गांधी जी की जो आलोचना है वो तुलनात्मक सत्य कैसे हो सकती है, ठीक है, तुलनात्मक सत्य में विश्वास प्रकट करती है बोल रहा है, तो अभिकथन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। गांधी जी हमेशा एक समय में एक कदम एक कार्य करने की बात करते थे, यानी अभिकथन जो है गलत है और तर्क जो है सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निर्धारणवाद के बारे में गांधी का आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। निर्धारणवाद एक ऐसी अवधारणा है जो इस बात में विश्वास करती है कि सभी कुछ पूर्व निश्चित है, अर्थात भविष्य में घटने वाली घटना पहले से ही निश्चित है, इसीलिए आकस्मिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है ए सत्य हो जाएगा परंतु आर असत्य है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस कारण से नहीं करते थे, गांधी जी के द्वारा कहा तो गया था लेकिन इसके कारण से नहीं कहते थे, इसीलिए यहाँ पर तर्क गलत हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन सही हो जाएगा, तर्क गलत हो जाएगा, यानी अभिकथन सत्य है, ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन। अधिमानिक नीतियां अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं और नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अभिकथन गलत हो जाएगा और तर्क राइट हो जाएगा, क्योंकि अधिमानिक नीतियाँ अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं, हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं बोल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ए जो है आपका असत्य है और आर जो है सही है। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और नागरिकों के स्तर पर समानता से आशय यह है कि सभी को उसकी भिन्न भिन्न क्षमता के आधार पर विकास करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, किन्हीं दो व्यक्तियों को पूरी तरह से एक समान नहीं समझा जाना चाहिए। अगला भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। निम्नांकित आयोगों में से किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? तो संवैधानिक दर्जा किसका नहीं है? योजना आयोग का। ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। 1950 में योजना आयोग को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग प्लानिंग कमीशन बन गया है। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान में है। आप इसे देख सकते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और योजना आयोग का गठन मूल रूप से सलाहकार की भूमिका में स्टाफ एजेंसी की तरह हुआ था, लेकिन समय के साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इसकी संस्तुतियों को मानने के बाद यह एक शक्तिशाली और निदेशक प्राधिकरण की तरह हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो मूलभूत ढांचे की बात किसके द्वारा की गई थी? केशवानंद भारतीवाद 1973, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद के मामले में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और पार्लियामेंट यानी संसद अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, यह कथन निम्नांकित में से किसने कहा है?
तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। स्वराज की बात जो है महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। गांधी जी के पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पुलिस, जेल और दंड को व्यक्ति के विकास में बाधक मानते थे। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी भी अराजकतावादी थे, क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद की तरह राज्य का भी विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है यदि, ठीक है, तो 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्षेत्रीय दल या राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल में जब तब घोषित किया जाता है जब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट पाता है। आप देख सकते हैं किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा के चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। अगला है हमारा, दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है और भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन यानी आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है, इसीलिए उनको धैर्य बनाने की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन में भी आपस में मैच कर रहा है, दोनों का एक ही परिप्रेक्ष्य से बात की जा रही है, तो उसकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। आप देख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य तथा दृढ़ता की आवश्यकता है। भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन से अंतर्ग्रस्त है। अगला है हमारा, निम्नांकित का सही क्रम की पहचान करें। तो इसे क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का प्रस्ताव जो इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था 1927 में किया था, लेकिन भारत जो है 1928 में आया था। कम्युनल अवार्ड की बात करें, कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो 1942 में भारत आया था। और कैबिनेट मिशन प्लान जो है जिससे संविधान सभा जो है बनाने की बात की गई थी, ये 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों के गठित होने का सही कालक्रम की पहचान करें। तो राज्यों के गठन से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था और किसका बाद में हुआ था। आप देख सकते हैं सबसे पहले हरियाणा का होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद सिक्किम और अंत में गोवा का। और संविधान में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश जो है गठन नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय में क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आइडिया ऑफ जस्टिस आ जाएगा, सबसे पहले जो है द इंडियन स्ट्रगल आ जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। द इंडियन स्ट्रगल मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। अंत में आइडिया ऑफ जस्टिस की बात कौन करते हैं? जॉन रॉल्स, जिन्होंने न्याय सिद्धांत दिया था। अगला है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसमें जो है अधिकतर क्वेश्चन सूची से पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। आप इसे आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस, ये मैं आपको करा चुका हूँ। हैबियस कॉर्पस का संबंध किससे हो जाएगा? स्वयं व्यक्ति को पेश करने का आदेश। ठीक है, ये है हैबियस कॉर्पस। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का संबंध है अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक निकाय को अपनी सीमाएं पार न करने का निर्देश देना। ठीक है, उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश। परमादेश का मतलब है लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी करने के लिए आदेश देना। और अंत में है अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसका संबंध जो है सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्यवाही। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। आप इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका जो सूची से संबंधित क्वेश्चन होता है इससे 5 से 6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट होते हैं।
अगला है छागला आयोग। छागला आयोग का संबंध जो है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से है। प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध आईएएस के कार्यात्मक क्षेत्र से है। गोरे कमेटी का संबंध आईपीएस का प्रशिक्षण से है। और सरकारी आयोग का संबंध जो है भारतीय विदेश सेवा का सुदृढ़ीकरण यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों से है। अगला है हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। 34th क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इसका जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वितंत्र यानी द्विशासन लागू हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। और मार्लियामेंटो सुधार 1909 की बात करें, यहाँ पर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभ हुआ था, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था। और अगला है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें जो है प्रांतों के लिए वैधानिक परिषदों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। ये वीडियो प्लीज़ आप लोग आराम से देखिए और ये मिलाने के लिए जो है इसे नोट डाउन करें। बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में। सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट जो स्वीकृत हुई थी, मंडल आयोग, ठीक है, ये 1990 में। और भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का जो गठन हुआ था 1957 में। भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन। और 42वें संविधान संशोधन का जो परिच्छेद है 1976 के तहत है। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन से संबंधित। नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज़्यादा है, बिल्कुल राइट है। यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज़्यादा है, नहीं भाई ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें ये विवरणात्मक है, विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज़्यादा है, ये नहीं है। यह संस्था उन्मुख होने के बजाय ग्राहक उन्मुख है, बिल्कुल पब्लिक एड की बात कर रहा है। यह तटस्थ होने की तुलना में मूल्य भ्राक्रांत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं नवीन लोक प्रशासन की मूल्य युक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। यह संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है, उसको यंत्र नहीं मानता है। यह मानवीय संबंधों तथा प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए रचनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा फेयोल के अनुसार प्रशासन तथा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए और निम्नलिखित में से कौन सी उनके द्वारा बनाई गई योग्यताओं में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकटन। फेयोल का संबंध प्रकटन से नहीं है। अकादमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तकनीकी ज्ञान की बात करें, व्यवहार कुशलता की बात करें, ये तीनों का संबंध फेयोल से हो जाएगा। हेनरी फेयोल, आप देख सकते हैं हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 6 गुण बताए थे, जिसमें पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है सामान्य शिक्षा और फिफ्थ है विशेष ज्ञान और सिक्स्थ है अनुभव एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित में से कौन प्रकार्यात्मक फोरमैन के नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड बॉस, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध एक पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें श्रमिक अपने कार्य, अपने सहयोगियों तथा अपने नियोजकों के प्रति पूर्ण तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसी तरह प्रबंधक जो है फोरमैन, अधीक्षक, मालिक, निदेशक मंडल आदि अपने सहयोगियों तथा अपने नियोजकों के प्रति अपने दायित्वों को संपूर्ण क्षमता के साथ वहन करते हैं। तो इसमें जो है प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर में रूट क्लर्क, अनुदेशन, कार्ड क्लर्क, शॉप अनुशासक का संबंध है, स्पीड बॉस का संबंध इससे नहीं है। अगला है हमारा किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील या परिवर्ती समाजों की प्रशासनिक परिस्थिति की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और प्रिज्मीय, समपार्श्वीय और साला मॉडल विकसित किए हैं? तो साला मॉडल किसने दिया था? एस.डब्ल्यू. रिक्स ने, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेडरिक्स ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्ती समाजों की प्रशासनिक परिस्थिति की व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और प्रिज्मीय और साला मॉडल विकसित किया था। अगला हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है क्योंकि वह मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक अथवा युक्तता संभव है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट हो जाएगा।
क्योंकि हर्बर्ट साइमन जो है इससे संबंधित हैं। प्रशासनिक व्यवहार में विवेक की बात उनके द्वारा की गई थी और मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है उनके द्वारा कहा गया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तार्किकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी हर्बर्ट साइमन जो है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन मूल्यों के प्रश्न के अंतर्गत हुए बिना करना चाहिए और विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर ले। ये तर्क जो है रॉन्ग हो जाएगा इसमें, क्योंकि विज्ञान के लिए भाई जो है अवधारणाएं बहुत ज़रूरी हैं, सिद्धांत बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अभिकथन बिल्कुल राइट स्टेटमेंट में है, तर्क इसमें रॉन्ग हो जाएगा। साइमन ने इस बात पर बल दिया कि निर्णय से अभिप्राय तथ्य तथा मूल्य तत्वों का उचित योग होता है। इस प्रकार हर निर्णय तथ्य कथनों एवं मूल्य कथनों के संयोग का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें आया था ब्राउनलॉग कमेटी रिपोर्ट आई थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउनलॉग कमेटी रिपोर्ट के बाद आया था प्रथम हूवर आयोग। ठीक है, और प्रथम हूवर आयोग के बाद फुल्टन कमेटी रिपोर्ट आई थी और फुल्टन कमेटी रिपोर्ट के बाद एसिटन कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, ये इंग्लैंड के ट्रेनिंग प्रशिक्षण से संबंधित है, एसिटन कमेटी रिपोर्ट। तो ये कमेटी तीनों चारों जो है आपकी रिपोर्टों का आप जो है टाइम पीरियड इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। स्टाफ एजेंसियों का संबंध जो हो जाएगा, स्टाफ एजेंसी का संबंध किससे हो जाएगा? मोने और रेले से, यानी सी हो जाएगा। निरीक्षण की बात किसके द्वारा की जाती है? मिलट के द्वारा की जाती है। सत्ता की बात कौन करता है? सत्ता जो है बनार्ड शॉ से संबंधित हो जाएगा और समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात जो करते हैं वो गुल्लिक के द्वारा किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। स्टाफ एजेंसियां मुने से संबंधित, निरीक्षण मिलट से, सत्ता बनार्ड से, समन्वय गुल्लिक से हो जाएगा। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। समकालिक विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक है, तो विश्व प्रणाली सिद्धांत का जो पथ प्रदर्शक है इमैनुअल वॉलस्टाइन, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत विश्व राजनीति के अध्ययन का व्यापक समाजशास्त्रीय एवं मार्क्सवाद से प्रेरित प्रायश्चित्ता सिद्धांत है। इसका मूल स्रोत कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं और इसे अमेरिका के लेखक इमैनुअल वॉलस्टाइन के साथ जोड़ा जाता है। अगला है, यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को निम्नांकित में गठित कर लिया था, तो कौन था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स CIS। ठीक है, यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स के रूप में गठित कर लिया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। इसके विघटन के पश्चात कई स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए जिन्हें मध्य एशिया के देशों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सोवियत संघ से विघटन हुए देशों की संख्या लगभग 15 समथिंग अप्रॉक्सीमेट है। अगला है, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह क्या है? भेदमूलक है। ठीक है, NPT पर साइन नहीं किए क्योंकि वह भेदमूलक है, इसीलिए इंडिया ने इसमें सिग्नेचर नहीं किए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील ने और NPT पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया क्योंकि उनका विचार था कि यह संधि एक पक्षपातपूर्ण संधि है, भेदमूलक संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब तक आयोजित निम्नांकित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसको। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, ठीक है, 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसे, तो 1992 में हुआ था। इसका जो है दूसरा जो है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था और क्योटो शिखर सम्मेलन क्योटो हुआ था 1997 में, जापान के क्योटो शहर में हुआ था।
ठीक है। और बाली शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2007 में, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 1994 में। आप इसे मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन 1992, उसके बाद कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 1994, और उसके बाद क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, और अंत में बाली शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जो बाली है उसमें हुआ था। ये 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नाटो आ जाएगा, ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, और उसके बाद जो एक सैनिक गठबंधन था, उसके बाद वार्सा संधि जो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था नाटो के बदले में 1955 में, और उसके बाद पॉलिटिक आ जाएगा, और अंत में हेलसिंकी समझौता आ जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसको मिलाने की बात करें तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आ जाएगा इसमें बर्लिन नाकेबंदी, ठीक है। 1948 से 49 में बर्लिन की नाकेबंदी शुरू हुई थी, और उसके बाद कोरियन वॉर हुआ था, कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 में, जिसमें भारत ने भी शांति के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी थी। और क्यूबन मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, और अंत में बर्लिन की दीवार गिर जाती है, जहां से जो है सोवियत संघ का पतन हो जाता है, विघटन हो जाता है। 1989 में सोवियत संघ टूट जाता है। आप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर 1990 तक के समय को शीत युद्ध कहते हैं, और उस दौरान के जो बीच का पीरियड होता है उसी को कोल्ड वॉर यानी विचारधारा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। और इस दौरान की जो प्रमुख घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। आप देख सकते हैं बर्लिन नाकाबंदी 1948 टू 49, कोरियन जो वॉर हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोरिया युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है एग्जाम में, 1950 से 53 के बीच हुआ था। और क्यूबन मिसाइल संकट जो आया था वो 1962 में आया था, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था उसी दौरान। और बर्लिन का दीवार का पतन जो हुआ था, बर्लिन की दीवार जो गिरा दी गई थी 1989 में, उसी के बाद यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। एजेंडा फॉर पीस मोस्ट इंपोर्टेंट है। एजेंडा फॉर पीस की बात जो है बुतरस घाली के द्वारा की गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की बात कनाडा की सरकार करती है। और सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य का संबंध कोफी अन्नान से हो जाएगा। और पॉक पॉलिसी का संबंध जो है ओबामा से हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।